जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल कल्पाक्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस और इस मेंस में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल कहाँ पर है। तो जो मध्य प्रदेश का जो मुख्य परीक्षा का जो हम पाठ्यक्रम देखते हैं, इसमें हमारे पास 6 पेपर है मुख्य परीक्षा के। उसमें जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में भी दो पार्ट है। एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या है, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, और पार्ट बी में क्या है, ज्योग्राफी। पार्ट बी में क्या है हमारे पास, ज्योग्राफी। अब इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ती है और एमपी की ज्योग्राफी पढ़ना पड़ती है। तो ये जो पार्ट बी है, पार्ट बी की भी 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 5। और इसकी जो 5th यूनिट है उसके अंदर हमें दे रखा है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो आइए इसी काम क्या करते हैं आज, पोस्टमार्टम। तो मध्य प्रदेश का भूगोल को समझने से पहले, पढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के भूगोल को हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। किसी भी एग्जाम को, किसी भी सिलेबस को आपको अगर क्रैक करना है तो इसकी सबसे सटीक रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, मध्य प्रदेश का सिलेबस, पाठ्यक्रम देखना है। ये पाठ्यक्रम से हमें ये पता चलता है कि हमें मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ना है। ये क्या पढ़ना है हमें कहाँ से पता चलेगा, ये क्या पढ़ना है, ये कहाँ से पता चलेगा हमें, सिलेबस से क्या पढ़ना है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम सिलेबस के ऊपर के कौन कौन से टॉपिक एमपीपीएससी हमसे मेंस में पूछना चाहता है। अब सिलेबस तो हमें पता चल गया कि क्या हमें पढ़ना है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना गहराई में उसको पढ़ना है। आपको पता है कि जो ज्योग्राफी है, जिसे हम भारत का भूगोल भी पढ़ते हैं, यूपीएससी के अंदर भी भारत का भूगोल पढ़ते हैं और एमपीपीएससी के अंदर भी हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं। किंतु आपको पता है यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर होता है और एमपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें जमीन आसमान का क्या होता है, अंतर। तो हमें जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उससे पता चलता है हमें कि जो सिलेबस है इस पाठ्यक्रम को कितनी गहराई में पढ़ना है, कितनी गहराई में पढ़ना है। कितनी गहराई में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये हमें कहां से पता चलेगा, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हमें दिखाएगा कि हमें हम जो भूगोल पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल, क्या सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हमें बताएगा। अब हमने मध्य प्रदेश का पाठ्यक्रम देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसा तो नहीं है हम कि 1958 से एमपीपीएससी पे एग्जाम ले रहे हैं तब से उठा के देखना है। अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का जो नया सिलेबस है उसके अनुसार हमें देखना है। तो कम से कम आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, कम से कम देखना है। कितने साल की देखना है, कम से कम 10 साल। बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति, किसी को 10 साल नहीं अच्छा लग रहा है तो 15 साल देख लीजिए, 20 साल देख लीजिए, पर 10 साल का सफिशियंट है। आप 2014 से जो एमपीपीएससी का जो भूगोल का जो पेपर हुआ उसके अंदर एमपीपीएससी के जो भी प्रश्न आए वो देख लीजिए। उससे आपको एक चीज तो ये पता चलेगी कि मध्य प्रदेश कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, किस टॉपिक से वो बड़े प्रश्न पूछता है। कहाँ से पता चलेगा हमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। कहाँ से वो 5 नंबर 7 नंबर के प्रश्न हमसे पूछता है और कहाँ से वो लघु उत्तरी प्रश्न हमसे पूछता है, ये हमें किससे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये हमें एक एनालिसिस प्रदान करता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, किस चीज को हमें ज्यादा पढ़ना है और किस चीज को हमें कम पढ़ना है। अब हमें ये चीज पता चल गई, तो अब पढ़े कहाँ से। तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड बुक बुक होना चाहिए। कहाँ से पढ़े, तो कहाँ से पढ़े, इसके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एमपीपीएससी को हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। ये प्रश्न बच्चों का जरूर होता है। तो मैं आपको बता दूं, कोई सी भी बुक ले लीजिए आप, एमपीपीएससी में जितनी भी बुकें छपती है, जो 10-20 पब्लिकेशन एमपीपीएससी, कोई सी भी बुक उठा के देख लीजिए आप, 95% कंटेंट क्या है, सेम है। कितना परसेंट, 90 से 95%। कितने परसेंट कंटेंट सेम है, 90 से 95% कंटेंट सेम। कोई सी भी बुक आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ डिफरेंस इतना सा होता है कि किसी बुक में बताने का तरीका अलग हो सकता है किसी बुक में पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हो
हो सकता है किसी बुक में पॉइंट फॉर्म में लिखा हो, हमें क्या अच्छा लगता है ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हम किताबों को पढ़ के देख लेंगे। अगर मुझे बताना हो कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, तो मैं 3 बुक आपको सजेस्ट करता हूँ। जो भी बुक आपको अच्छी लगती है उसमें सिर्फ एक बुक पढ़ना है आपको, सिर्फ एक बुक। ऐसा नहीं मैंने 3 बुक बताई आप 3 ही बुक पढ़े। तो एक तो जो मध्य प्रदेश, हमारा जो मध्य प्रदेश एक संस्था है हिंदी ग्रंथम एकेडमी, हिंदी ग्रंथम एकेडमी भी मध्य प्रदेश से सिलेबस, मध्य प्रदेश के जितने भी विषय हैं उनके लिए हर प्रकार की वो बुक निकालती। इसमें एक आता है मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। उस सामान्य अध्ययन के अंदर जो मध्य प्रदेश का भूगोल दे रखा है वहां से भी आप पढ़ सकते हो। सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश ने अगर नया सिलेबस निकाला है तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथम एकेडमी एक नई बुक भी निकालेगी जो 2024 से क्या होगी, लागू होगी। तो क्या करना है आपको, एक हिंदी ग्रंथम एकेडमी, हिंदी हिंदी ग्रंथम एकेडमी, एकेडमी हिंदी ग्रंथम अकादमी, भोपाल से ये बुक छपती है। ये बुक ले लीजिए, ये लेना है आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ये भारत के संदर्भ में भी आता है, भारत का सामान्य अध्ययन करके, वो नहीं लेना। हमें क्या लेना है, एमपीपीएससी वाली लेना है, जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश दे रखा हो, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी होगा उसके अंदर जो मध्य प्रदेश में जो भूगोल दे रखा है वो हमें यहाँ से पढ़ना है। और कौन सी बुक अच्छी है, तो एक जो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय चल रही है वो है परीक्षा धाम। ये मेरी फेवरेट बुक है। क्यों फेवरेट है मैं आपको बाद में बताऊंगा। कौन सी बुक है, परीक्षा धाम। ये बहुत ही अच्छी बुक इसलिए है क्योंकि इस बुक में ये जो बुकें छपती है, बाकी जितनी भी बुकें बता रहा हूँ मैं, ये हिंदी ग्रंथम अकादमी की जो बुक है इसको स्टैंडर्ड मान के ये बुक छापते हैं। रहेगी बात आपको याद। ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट दे रखे सब पॉइंट फॉर्म में दे रखे हैं। तो पॉइंट फॉर्म में पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे तो हमें पॉइंट निकालना पड़ेगी। तो ये एकदम बने बनाए नोट से ही सिर्फ पढ़ना है आपको, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसने बहुत ही स्ट्रक्चर वे में सारी चीजें सिंपल तरीके से बनाई है। कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में आना चाहिए, हमें अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है, इसके अंदर जो भी फैक्ट आपको लगते हैं कंफ्यूजन वाले, उसने एक ही टेबल में बना के बता दिया है कि कंफ्यूजन क्यों है और सही क्या है। जो सबसे बड़ी समस्या एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों की क्या है, कंफ्यूजन बड़ा होता है। कुछ किसी बुक में कुछ और दे रखा है, किसी बुक में कुछ और देखा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, उसने सारे पॉइंट को कंपाइल करके बता दिया है कि कौन सा पॉइंट किस चीज के लिए और क्या कंफ्यूजन है, और उसको करेक्ट करके भी बता दिया है। अगर इस बुक को भी आपको हो सकता है आप किसी बच्चों को ये अच्छी नहीं लगी तो एक और बुक आती है तथ्यवाणी की, वो पढ़ सकते हो आप। पर मैं तो कहूँगा आप परीक्षा धाम की बुक पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना इसके अंदर लिखा है मध्य प्रदेश का भूगोल, पूरा मध्य प्रदेश का भी मैं सिलेबस बताऊंगा आपको, सारे टॉपिक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बल्कि इसमें वो ज़्यादा दे रखा है आपको, पर सिलेक्ट करके हम पढ़ेंगे। एक ही बुक पढ़ना है। एमपीपीएससी में कोई सी भी एग्जाम में, एमपीपीएससी यूपीएससी में एक बात जरूर कही जाती है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप 10 बार पढ़िए। मैं निश्चित तौर से आपको कह रहा हूँ, अगर आपने कोई सी भी एक बुक पढ़ ली आपका एमपीपीएससी कोई नहीं रोक सकता है। किंतु क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे, मैंने बताया ना आपको 95% कंटेंट सब बुकों में सेम है, 5% कंटेंट क्या है अलग है, 5 से 10%। जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते ना, 5-5 10-10 साल एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो यही इसी कैटेगरी के प्राणी है। वो इस 5% के पीछे भगते हैं, और ये 5% कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, क्योंकि ये 5% निश्चित नहीं है। अगर इस बार एमपीपीएससी ने कुछ और पूछा है तो अगली बार वो कुछ और पूछेगा। इस 5% के पीछे हमें नहीं भगना। ये 90-95% हमने कर लिया है, हमारा सिलेक्शन तेज है। फिर बात आती है रिवीजन की। क्या क्या स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली हमने, सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू देख लिया, स्टैंडर्ड बुक देख ली, क्या इसके बाद गोवा घूमने चले जाएं? नहीं, इसके बाद करना है हमें रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिलेक्शन की कुंजी है। अगर आपने कोई सी भी बुक पढ़ ली, कितना भी अच्छा पढ़ लिया, और अगर आपने रिवीजन नहीं करा है तो सब चौपट। कहते ना एक बात कि आगे पाठ पीछे सपाट, वही वाला काम है। ऐसा ना हो कि हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे सपाट हो रहा है। हमें रिवीजन करना है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिलेक्शन की कुंजी है। रिवीजन जितना आप रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपके नंबर रहेगी। बात अब रिवीजन कितनी बार करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 10 बार करें, 50 बार करें? तो मेरा ऐसा मानना है, देखो मुझे 8 साल का एमपीपीएससी का एक्सपीरियंस है और अपने अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी बुक को आप 1 बार पढ़ के 3 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, मैं मानता हूँ सफिशियंट है। हम अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, मैं कोई सी ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता है कि 1 बार एमपीपीएससी की बुक पढ़े उसको याद हो जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद
एक बार किसी चीज को पढ़ लेते जीवन भर याद रहता था, हम उसी कैटेगरी तो है नहीं, हम एक सामान्य मनुष्य है। सामान्य मनुष्य होने के नाते क्या है, हम अगर किसी बुक को पढ़ते हैं एक बार और 3 बार रिविजन कर लेंगे तो हमारे दिमाग में वो क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। ठीक है, बाकी कोई बच्चा बोले सर और ज्यादा पढ़े तो पढ़िए, आप, आपकी स्वेच्छा, आपकी स्वेच्छा है। अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है तो आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप पढ़िए। देखो मैंने कई यूपीएससी एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं उनके मैंने इंटरव्यू देखे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमने लक्ष्मीकांत 25 बार पढ़ी, 30 बार पढ़ी। क्या आपको 25-30 बार किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं। मैं मानता हूँ एक सामान्य मनुष्य रहिए। गौतम बुद्ध का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में हमें जीवन जीना है, ना तो बहुत कम हमें रिविजन करना, ना बहुत ज्यादा। 3 बार रिविजन कर लेंगे हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट। फिर बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज हमने पढ़ी है वो प्रैक्टिस से ही क्या होगी, क्लियर। हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। किससे स्ट्रॉन्ग होंगे? हमारे जो मस्तिष्क है इसकी क्या होगी, जब तक ये मेहनत नहीं करेगा, जब तक ये अपना प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस होती है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। किसके माध्यम से होती है? टेस्ट सीरीज के माध्यम से। टेस्ट लगाना है हमें। अब टेस्ट भी, अगर मान लो हम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ाई करना पड़ेगी। क्या प्रीलिम्स आप आंसर राइटिंग लिख के निकाल सकते हो? नहीं। प्रीलिम्स अगर हमें निकालना है तो हमें क्या लगाना है, एमसीक्यू। क्योंकि जिस पैटर्न में एग्जाम आ रही है उसी पैटर्न में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेंस, तो मेंस के लिए हमें क्या करना है, आंसर राइटिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंस, और मेंस के लिए क्या करना है हमें, आंसर राइटिंग। और देखो आंसर राइटिंग एक कला है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में आंसर राइटिंग सीख जाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, आंसर राइटिंग क्या है, एक कला है, ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। आंसर राइटिंग एक कला है, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में सीख जाओगे इसको। इसको सीखने में सालों भी लग सकते हैं, किंतु फिर भी कम से कम 3 से 4 महीने में आंसर राइटिंग हम सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जैसे आपने मान लो मैंने मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ लिया, मान लो मैंने पढ़ा मालवा का पठार। अब मालवा के पठार में एमपीपीएससी का पैटर्न क्या है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का आता है, 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का आता है, और 2 लाइन, उसने 3 लाइन दे रखी है मुझे, मान लो 2 लाइन और 3 लाइन। अब मुझे बताइए, आप मालवा का पठारा आपने पढ़ रखा है 3-4 पेज में, ठीक है, किसी बुक से आपने पढ़ रखा है, महारत कोई ग्रंथ लेके आए और आपने मालवा का पठारा पढ़ रखा है 3-4 पेज में, और मुझे लिखना है सिर्फ 3 लाइन में, तो मैं क्या लिखूंगा? ये मुझे पता चलता है प्रैक्टिस से। जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा किसी भी चीज की, मैं कभी भी 3 लाइन में आंसर लिख ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे दिमाग में क्या हो चला, कंफ्यूजन कि मैं क्या लिखूं, एग्जाम में क्या लिखूं। आता मुझे बहुत कुछ है, एमपीपीएससी के अभ्यर्थी को ये दिक्कत नहीं है कि हमें आता नहीं है, हमें आता बहुत कुछ, पर लिखे क्या, ये आता है प्रैक्टिस से, कि 2 मार्क्स में हमें क्या लिखना है, ये आंसर राइटिंग है। फिर एमपीपीएससी में एक और आया 7 मार्क्स, अभी 2024 से जो नया हमारा पाठ्यक्रम आया उसमें क्या कर दिया उसने, लघु उत्तरीय प्रश्न को 7 मार्क्स कर दिया, और इसके लिए 9 से 10 लाइन देता है वो, ठीक है, कभी कम देता था कभी ज्यादा देता था, और एमपीपीएससी भी भूल जाता है। अभी पिछली बार एमपीपीएससी का पेपर हुआ, उसमें जो पहला पेपर आया उसमें पूरे पूरे पेज दे दिए उसने लिखने के लिए, अगला जो पेपर आया उसमें आधे आधे पेज दे दिए। इतना भुलक्कड़ एमपीपीएससी हमारा। तो 7 मार्क्स में कितनी लाइन हमारे पास, 10 लाइन है। तो इस 10 लाइन में मैं क्या लिखूं कि मुझे 7 मार्क्स तो मुझे नहीं मिलेंगे, किंतु मैक्सिमम मार्क्स मिले, तो 7 लाइन में मैं क्या लिखूं, ये आएगा प्रैक्टिस से। फिर मान लो वही मालवा का पठार मुझसे पूछ लिया उसने 10 मार्क्स में, कितने मार्क्स में पूछा, 10 मार्क्स में, और यहाँ पे मेरे पास है 2 पेज। कितने पेज है मेरे पास, 2 पेज। तो अब इस 2 पेज में मैं क्या लिखूंगा, ये आएगा प्रैक्टिस से। इसलिए प्रैक्टिस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा सिलेबस। जब तक हम सिलेबस नहीं देखेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि एमपीपीएससी का भूगोल इतना बड़ा है कि हो सकता है आपका पूरा जीवन खत्म हो जाए। खपा भी दोगे ना तब भी आपको मध्य प्रदेश का भूगोल जान नहीं पाओगे, इतना बड़ा है मध्य प्रदेश का भूगोल। कोई हमें विद्वान तो बनना नहीं, हमें एमपीपीएससी क्रैक करना है। कम से कम समय में हम एमपीपीएससी को कैसे क्रैक करें, उसी के लिए मैंने ये रणनीति आपको बताई है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम सबसे पहले पाठ्यक्रम। अब देखो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस। अब देखो सिलेबस में भी मैंने अब तो आपको बता रखा ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ओल्ड सिलेबस, हमें ओल्ड सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यू सिलेबस आ गया है 2024 से प्रभावशील है। 2024 से क्या है, प्रभावशील। तो मैं पुराना सिलेबस क्यों बता रहा हूँ आपको, गड़े मुर्दे क्यों खाट रहा हूँ मैं,
क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि पहले एमपीपीएससी क्या पूछता था और अब क्या पूछना चाहता है। पहले क्या पूछता था, अब क्या पूछना चाहता है, क्या सिलेबस में कुछ ऐड हुआ है, क्या सिलेबस घटा है, क्या सिलेबस बढ़ा है। ये हमें तभी तो पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, कंपेयर। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस को क्या करेंगे हम, कंपेयर। तभी तो हमें पता चलेगा कि कुछ बड़ा है कि घटा है, क्या अच्छी बात है। अगर ओल्ड सिलेबस की कुछ टॉपिक अगर अच्छा होगा तो उसको हम न्यू सिलेबस में शामिल कर लेंगे। हम ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस को मिला के हम एक अपना नया सिलेबस बनाएंगे जिसको हम मॉडिफाइड सिलेबस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं हम। ओल्ड सिलेबस में उसने लिखा था, सबसे पहला टॉपिक है प्रमुख भू आकृति प्रदेश। ठीक है, पहले क्या लिखा था, प्रमुख भू आकृति प्रदेश, और उसी के अंदर उसने दे रखा था नर्मदा घाटी एवं मालवा के पठार के विशेष संदर्भ में। सिर्फ 2 टॉपिक डाल रखे थे उसने। ये जो मध्य प्रदेश का प्रमुख भू आकृति प्रदेश उसको पढ़ोगे आप तो उसके भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट में भी जो पहला पार्ट है मध्य प्रदेश, उसमें भी 5 टॉपिक है, 5 भागों में उसको बांट रखा है। ऐसे मिला के 7 टॉपिक हो गए टोटल, 5 और 2 7। तो पहले सिर्फ क्या बता रखा था, नर्मदा घाटी एवं मालवा के पठार में आप पढ़िए। देखो अब नए सिलेबस में क्या हो गया, इसमें दे रखा है प्रमुख भू आकृतिक विभाग। मध्य प्रदेश की क्या दे रखा है, प्रमुख भू आकृतिक विभाग। और इसी भू आकृतिक विभाग में देखो अब सब दे रखा है। देखो मालवा का पठार भी दे रखा है उसने, मध्य भारत का पठार भी दे रखा है उसने, बुंदेलखंड का पठार भी दे रखा है, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुरा श्रेणी, जितना भी हो सकता है मध्य प्रदेश के भूगोल में प्रमुख भू आकृति के अंदर सारा दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इससे पूरा पढ़ना है। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो दूसरा टॉपिक क्या दे रखा है, प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु। ये एक टॉपिक दे रखा है हमें। अब देखो हम नई स्लाइड लेंगे, देखो उसके अंदर क्या लिखा है उसने। ओल्ड सिलेबस में क्या दे रखा था, मृदा। अब मृदा के अंदर क्या पूछ रहा था वो, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण। फिर मृदा प्रसंस्करण, मृदा निर्माण, मृदा क्षरण, मृदा ह्रास की समस्या, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण और नियोजन। अब ये क्या कर रहा है एमपीपीएससी ने, यहाँ से हटा दिया है टॉपिक। ये टॉपिक कहाँ पे आ गया है, जो भारत का भूगोल है वहां पर आ गया है। एमपीपीएससी में यहाँ पे मृदा नहीं दे रखी, यहाँ पे सिर्फ दे रखा है मध्य प्रदेश की मिट्टियां एवं प्रकार। देखो कहाँ पे वो, ये दे रखा है, देखो मध्य प्रदेश की मिट्टियां, प्रकार एवं वितरण। ठीक है, फिर दे रखा है मृदा अपर्दन एवं मृदा संरक्षण। ये बात समझ में आ रही है। ये क्या कर दिया है मध्य प्रदेश ने, यहाँ से डिलीट करके कहाँ पे पहुंचा दिया उसको, भारत के भूगोल में। जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, मृदा, मृदा से रिलेटेड सारी चीज पढ़ेंगे। मृदा क्या है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, भारत में मृदा के कितने प्रकार है और कहाँ पे पाई जाती है और कौन सी फसल उसमें की जाती है। हमें सिर्फ मध्य प्रदेश में पढ़ना है, मध्य प्रदेश की मृदा, मृदा का प्रकार, और मध्य प्रदेश में मृदा कहाँ पे पाई जाती है और उसमें कौन कौन सी फसलें की जाती है। फिर देखो अगला टॉपिक क्या है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्या है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उसके अंदर हमें ये बता रखा है कि कितने प्रकार के खनिज होते हैं, कहाँ पर है वितरण और उनके उपयोग, ये हमें पढ़ना है। अब देखो न्यू सिलेबस में हमें क्या दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, ये हमें बताना है। तो देखो हमें, मैंने जैसे आपको बताया ओल्ड सिलेबस, तो ओल्ड सिलेबस को जानने से हमें क्या पता चला है कि जो प्रमुख खनिज है उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मुख्य खनिज पाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में पाया जाता है तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, ये क्या है प्रमुख खनिज। रहेगी बात आपको याद। तो ये हमें यहाँ से पढ़ना है। तो एक तो हमें पता चला प्रकार, फिर वो कहाँ पे पाए जाते हैं उसका पढ़ना है हमें वितरण। देखो इस सिलेबस से हमें ये फायदा मिला है, देखो इस हमारे न्यू सिलेबस को डिकोड करने का ये क्या मिला है हमें, एक तरीका मिला है। क्या पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है, वितरण पढ़ना है, और क्या पढ़ना है उसके उपयोग। जैसे तांबा है तो तांबे का हम क्या उपयोग करेंगे, मैग्नीज है तो मैग्नीज का क्या उपयोग होता है, ये पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो देखो पुराने सिलेबस को पढ़ने का ये लाभ मिला है हमें, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन में भी इसी प्रकार से पढ़ना है। हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है पारंपरिक, एक होता है गैर पारंपरिक। तो हमारे सिलेबस में देखो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों पे ज्यादा फोकस किया गया, और ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो वर्तमान आधुनिक युग है ये सब कुछ ऊर्जा पे डिपेंड है। क्योंकि ऊर्जा नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास, और ऊर्जा में जो पारंपरिक स्रोत है वो किसी समय समाप्त हो जाएंगे। और उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ी समस्या है, उसके कारण हम आज वर्तमान में क्या देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। इसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, मतलब ऊर्जा के ऐसे स्रोत हमें चाहिए जो क्या हो, जिनका हम सतत क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, जो कभी ना समाप्त हो। जैसे हमें सौर ऊर्जा का पर्याप्त करें उपयोग करा, सौर ऊर्जा तो हमेशा मिलेगी, ऐसा तो नहीं है सूरज 2-3 दिन में बंद होने वाला है। जीवन भर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसलिए तो सोलर पैनल आए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु तो हमेशा चलेगी, उसका हम उपयोग कैसे करें, तो इन ऊर्जाओं पर ज्यादा फोकस किया गया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ऊर्जा संसाधन तो पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन में बहुत, जैसे कोयला एक ऊर्जा संसाधन है, वो पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। तो और इसमें भी क्या पढ़ना हमें, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसमें भी क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और कुछ भी है जैसे बायोगैस, बायोमास, ये ऊर्जा भी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अब देखो ओल्ड सिलेबस में क्या दे रखा है, प्रमुख उद्योग। अब देखो ओल्ड सिलेबस में क्या नहीं दे रखा था उसने, देखो कृषि तो दे ही नहीं रखी है, डायरेक्ट किस पे आ गया, देखो उद्योग पे। खनिज दे रखा है पर क्या नहीं दे रखा है, देखो कृषि कहाँ है इसमें, देखो कहीं भी कृषि नहीं है, क्योंकि पहले जो कृषि वाला पोर्शन था कहाँ पे पहुंचा दिया था उसने, इकोनॉमी वाले पोर्शन में, किंतु अब ऐसा नहीं है। तो देखो प्रमुख उद्योग में क्या पूछ रहा हूँ मैं, कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग हमें पढ़ना है। तो देखो यहाँ कृषि उत्पाद पे उद्योग तो पूछ रहा है, पर हमें से कृषि नहीं पूछी उसने। तो देखो कुछ चीजें क्या होती है, हम जब डिकोड करते हैं ना तब हमें पता चलती, कंपेयर करते तभी हमें पता चलती है। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, देखो ये दे रखा है, प्रमुख फसलें, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना। देखो सबसे पहले क्या दे रखी है कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, और फसल, जब भी आप फसल पढ़ोगे तो आपको कृषि में सिंचाई जरूर पढ़ना है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में कृषि, मध्य प्रदेश में कृषि के अंदर ये टॉपिक आएगा हमारा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं मध्य प्रदेश में कृषि, मध्य प्रदेश में कृषि, रहेगी पता आपको याद। इस मध्य प्रदेश में कृषि के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रमुख फसलें मध्य प्रदेश की कौन कौन सी, जैसे मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलें क्या है, गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का, कपास, ये क्या है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, उद्योग। तो देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अगला जो हमारा स्लाइड आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उद्योग। फिर देखो प्राकृतिक वनस्पति, जो हमारा पिछला जो हमने ऊपर देखा था वहां पे प्राकृतिक वनस्पति पूछा था, तो देखो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक वनस्पति, और वहां पे क्या जोड़ रखा था हमने, जलवायु। किंतु सिर्फ यहाँ पे मध्य प्रदेश न्यू सिलेबस में क्या है कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, प्राकृतिक वनस्पति के अंदर वनों के प्रकार, कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन होते हैं, तो वनों के प्रकार पढ़ेंगे हम। वनों के प्रकार भी कई प्रकार के होते हैं, प्रशासनिक आधार पर अलग होता है, भौगोलिक आधार पर अलग होता है, अलग अलग इनकी डेफिनेशन है। तो हमें क्या पढ़ना है, वनों के प्रकार पढ़ना है, और कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं ये पढ़ना है, और उनके उपयोग भी पढ़ना है। कौन से वन, जैसे साल वन है तो उसका क्या उपयोग है, सागौन वन है तो उसका क्या उपयोग है, कत्था वन, कत्था है तो उसका क्या उपयोग है, तेंदुपत्ता है तो उसका क्या उपयोग है। फिर देखो प्रमुख वन उपज, प्रमुख वन उपज में यही पढ़ेंगे हम, तेंदुपत्ता, कत्था, खेर, ये प्रमुख क्या है, वन उपज। क्योंकि मध्य प्रदेश की कुछ जनजाति है जिनका अपना पूरा जीवन किसी इसी वन उपज के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए वन उपज भी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है वन उपज क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने परसेंट भाग में पाए जाते, लगभग 30% भाग में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड लेते हैं। फिर देखो एक और हमें टॉपिक दे रखा है, राज्य की जनजातियां। और राज्य की जनजातियों में भी क्या पूछा है, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संबंध। जो आपदाग्रस्त जनजातियां थी, आपदाग्रस्त जनजातियां भी कौन थी, 3 प्रकार की थी, बेगा, भारिया और सहरिया। ये मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति, ना केवल मध्य प्रदेश की बल्कि भारत की भी सबसे पिछड़ी जनजाति आती है, बेगा, भारिया और सहरिया। इन जनजातियों के बारे में हमें पढ़ना था, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर ही पता चलता है हमें कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ज्योग्राफी से उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, उनका कल्चर कैसे डेवलप हुआ है। अब ये जो टॉपिक है राज्य की जनजाति है, ये अब यहाँ से हटा दिया है। अब हमें क्या दे रखा है, देखो हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे दे रखा है जनसंख्या। कौन सा टॉपिक आ गया, देखो नए सिलेबस में जनसंख्या। तो जनसंख्या हमें पढ़ना है 2011 वाली। ठीक है दोस्तों, अभी जो कि 2021 में नई जनगणना, हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 10 साल में जनगणना, तो क्योंकि 2021 में कोविड के कारण जनगणना हो नहीं पाई है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो डाटा आते हैं उसके कारण अपडेट हो गया, परंतु ऑथेंटिक डाटा क्या है, 2011 की जनगणना ही। 2011 की जनगणना पढ़ना है, तो उसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो रही है, वृद्धि के क्या कारण है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि भारत की तुलना में ज्यादा क्यों, इसके क्या कारण है, ये हम पढ़ेंगे। फिर वितरण पढ़ेंगे, कहाँ पे जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, कहाँ पे कम है। फिर पढ़ेंगे हम जनसंख्या घनत्व,
क्या पढ़ेंगे हम, जनसंख्या का घनत्व पढ़ेंगे कि कहाँ पे जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, कहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम है तो क्यों कम है, ये कारण भी हमसे पूछ सकता है वो। फिर पढ़ेंगे हम नगरीकरण, ठीक है दोस्तों, नगरीकरण कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम है। फिर हमें दे रखा है, देखो अगला टॉपिक है प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योग में इसमें यहाँ पे हमें ये बताने रखा है कि प्रमुख उद्योग में क्या पढ़ना है। तो चूंकि हमने ओल्ड सिलेबस पढ़ा है, तो ओल्ड सिलेबस में हमने क्या पढ़ा था प्रमुख उद्योग में, कि कृषि आधारित, वन आधारित और खनिज आधारित, ये 3 प्रकार के उद्योग पढ़े थे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रमुख उद्योग, क्योंकि मध्य प्रदेश उद्योग की दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है और मध्य प्रदेश सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही है मध्य प्रदेश में क्या करने, उद्योगीकरण के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक नया टॉपिक जुड़ गया, देखो लघु एवं कुटीर उद्योग, ये हमें पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लघु एवं कुटीर उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जो कम संसाधनों में अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है, जबकि जो भारी उद्योग होते हैं वो अधिक पूंजी में कम रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि भारी उद्योग में भारी मशीनें लगाई जाती है, जबकि लघु एवं कुटीर उद्योग में मानव संसाधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और यदि ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।